नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में हम करने जा रहे हैं सेट 18 और जानेंगे एग्जैक्टली जुलाई के करंट अफेयर्स। अगर आप इन करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से जुड़ सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूज है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया। देखा आपने इस बार काफी ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। 2 साइक्लोन्स है शॉर्ट स्पैन में, इनफैक्ट इंडिया में उन्होंने स्ट्राइक किया तो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही यहाँ पे नुकसान देखा गया। एक है तौकता जो कि अरेबियन सी से आया, तो नाम इंपॉर्टेंट है। ये म्यांमार ने इस बार नाम रखा था। म्यांमारीज में तौकता का मतलब होता है गीको। ये हाईली वोकल लिजर्ड होती है। साथ ही साथ जो सेकंड आया था वो यास आया था बे ऑफ बंगाल में। तो याद रखिएगा, जो तौकता था वो अरेबियन सी की तरफ था और जो यास था वो बे ऑफ बंगाल में था। इसका नाम ओमान ने रखा, तो उल्टा है। जो वेस्टर्न कोस्ट पे आया उसका नाम ईस्टर्न कोस्ट की कंट्री ने रखा, और जो ईस्टर्न कोस्ट पे आया उसका नाम वेस्टर्न कोस्ट की एक कंट्री ने रखा, ओमान ने रखा। अब वो इसका मतलब यास का मतलब है जैस्मिन लाइक ट्री होता है जिसका फ्रेग्रेंस काफी अच्छा होता है। अब एग्जैक्टली नाम आते कहाँ से है? तो देखो, ये सजेस्ट करती है 13 मेंबर कंट्रीज हैं। WMO इस कैप के, अब इसके बारे में भी जानते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे रीजनल डिवीजन होता है। हमारा जो रीजन है, जो बे ऑफ बंगाल और साथ ही साथ आपका अरेबियन सी का रीजन है, यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन, ये मिलके इस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्कैप ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे होल्ड करती हैं और पैनल में मेंबर्स हैं। तो ये नाम डिसाइड करते हैं और ये कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के साइक्लोन्स को नाम देती हैं। ठीक है, तो ये नाम देने की जो प्रक्रिया है ये 2004 से शुरू हुई थी और ये बेसिकली 2000 में एक एग्रीमेंट किया गया कि इससे क्या होगा, नाम दिए जाएंगे तो आइडेंटिफिकेशन जो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, जल्दी से याद हो जाएगा, वार्निंग सिस्टम्स को एक्टिवेट किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात है, एक बार अगर कोई नाम यूज हो जाता है तो वो रिपीट नहीं किया जाता। ये याद रखिएगा, कभी भी वो नाम रिपीट नहीं होता है। हर बार आपको एक नया नाम यहाँ पे दिखेगा। सोशल सिक्योरिटी फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स, अब ये बड़ी टर्म हो जाती है इनफॉर्मल वर्कर्स। अगर मैं आपसे बोलूं इनफॉर्मल वर्कर्स की डेफिनेशन क्या है, तो हर कंट्री की अपनी डेफिनेशन होती है। इनफैक्ट एक कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं होने की वजह से इनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। और यही कहा जा रहा है कि कोविड पेंडेमिक से इनके जो गैप्स हैं, इस वर्कफोर्स के जो गैप्स हैं, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, वो काफी ज्यादा एक्सपोज हुई हैं और ये और ज्यादा प्रॉब्लम में या और ज्यादा पीछे की तरफ पुश कर दिए गए हैं। अगर हम ILO के सर्वे की बात करें तो उसका ये कहना है कि सोशल सिक्योरिटी बेसिकली ह्यूमन डिग्निटी से रिलेट करती है, सोशल जस्टिस से रिलेट करती है और लॉ एक होता है देश में जो उसे प्रोवाइड करता है। सारे ह्यूमन बींग्स को रोटी कपड़ा मकान की कंप्लीट राइट होता है अपनी अपनी गवर्नमेंट से मांगने का। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये वही चीज़ों की बात करता है। अब यहाँ पे हम देखें कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। तो ये आपको एक गारंटीड इनकम देता है। ठीक है, इनकम सिक्योरिटी होती है, हेल्थ प्रोटेक्शन होता है किसी भी एडवर्स इवेंट में। अब लेटर से आप या कोई पर्सन कोविड से इंपैक्टेड था, अगर वो फॉर्मल वर्कफोर्स का पार्ट होता तो उसको कुछ एक हाफ सैलरी, कुछ एक सैलरी मिलती रहती। इनफॉर्मल वर्कफोर्स का पार्ट था, दिहाड़ी मजदूर था, तो उसका उसी दिन से काम बंद हो गया जिस दिन से कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। उसको उसको कोई काम नहीं मिला। साथ ही साथ जब काम नहीं मिलेगा तो पैसा भी नहीं मिलेगा। अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को लाने की कोशिश की, आ गया इनफैक्ट। अब इसमें एक सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन दी गई है। ऐसा कोई भी मेजर जो बेसिकली प्रोटेक्शन देता है अपने एम्प्लॉयज को, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को, गिग वर्कर्स को और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को। याद रखिएगा, गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो गिग इकोनॉमी का पार्ट होते हैं, जिनका कोई वर्किंग आवर नहीं होता, कभी भी लॉग इन लॉग आउट करे। जैसे हम बात करें जोमेटो के डिलीवरी बॉयज, हम बात करें ओला उबर, ये सब क्या है? गिग वर्कर्स या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। अब इनके लिए बेसिकली हेल्थ सर्विसेज, अब यूजुअली क्या होता है, कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते, इनको पार्टनर के नाम से कंपनी हमेशा इनको एड्रेस करती है कि हमारे पार्टनर। आप देखते होंगे उबर पार्टनर हैज अराइव्ड, योर, ये नहीं कहती आपका ड्राइवर आगे, कहते हैं आपका पार्टनर आगे। ठीक है, योर डिलीवरी पार्टनर हैज अराइव्ड। तो इस तरह से ये टर्म यूज किए जाते हैं। तो आइडिया देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, इनको थोड़े सा कि कुछ एक बेनिफिट दिखे, लेकिन अल्टीमेटली इनके लॉसेस बहुत होते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम से बाहर होते हैं ये। ठीक है, इनको कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं कंपनी प्रोवाइड करती, प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी के बेनिफिट्स नहीं होते, इंक्रीमेंट की बात नहीं होती और बहुत ज्यादा इनका शोषण या एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो यहाँ पे इनकम सिक्योरिटी भी देखो श्योर नहीं होती, ओल्ड एज बेनिफिट्स कुछ नहीं होते, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, सिकनेस लीव नहीं मिलती। अब आज आपने छुट्टी मार ली तो ऐसा नहीं है कि आपको आज के पैसे मिलेंगे। छुट्टी मार ली, आज आपने काम नहीं किया, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। कोई भी मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। ठीक है, अगर एक्सीडेंट हो जाए, काम करते समय कुछ भी लॉस हो जाए, ब्रेड विनर उस पर्सन की डेथ हो जाए, तो फैमिली को पीछे से कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई भी राइट जो है वो नहीं मिलते। तो इन्हीं सबको एड्रेस करने के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड में कहा कि इन सबको भी सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, एक मिनिमम नॉर्म्स होते हैं, वो कंपनीज को अप्लाई करने चाहिए और एप्लीकेबल होने चाहिए इन वर्कर्स पे भी।
अब इंडिया की इनफॉर्मेलिटी की हम बात करें तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल या बहुत बड़ी इनफॉर्मल लेबर मार्केट है इंडिया के पास। कहा जाता है कि जो टोटल वर्कफोर्स है इंडिया में उसका 90% जो है वो इनफॉर्मल वर्कफोर्स में ही एम्प्लॉयड है। तो बहुत बड़ी इनफॉर्मल मार्केट है, इसे एड्रेस करना, इसके इश्यूज को एड्रेस करना गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ये नया सोशल सिक्योरिटी कोड लेके आई है। इनफैक्ट 9.5% वर्कर जो इनफॉर्मल नेचर के हैं ये कभी फॉर्मल नेचर में थे और बेसिकली अब ये ओवर द टाइम ये इनफॉर्मल नेचर में आ गए हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है यहाँ पे। अब साथ ही आप देखेंगे सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस की 26% एलिजिबल हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के। केवल टोटल में से 26% को प्रोविडेंट फंड, हेल्थ केयर बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल पाएंगे, बाकियों को नहीं मिलते। एस्टिमेट्स तो ये तक सजेस्ट करते हैं कि 80% वर्कर्स की जो जॉब्स हैं वो चली गई कोविड लॉकडाउन के चलते, और ये ज्यादा जॉब्स जो है ये इनफॉर्मल या नॉन एग्रीकल्चर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है। ठीक है, खुद की कोई शॉप हो, डेली बेसिस पे अर्न करते हैं, तो यहाँ से इन लोगों की जॉब्स गई। तो इनकी वजह से सोशल वेलफेयर जो है इनका काफ़ी, जो सोशल वेलफेयर इनके लिए होना चाहिए, जो स्टेट्स इनको सोशल वेलफेयर दें, ये लोग वो सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट से नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो इसलिए बार बार बात की जा रही है कि सोशल वेलफेयर को स्ट्रेंथन करना है, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन को आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, और गिग इकोनॉमी देखो बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर रही है, तो इसको आपको एक वर्कफोर्स प्रोटेक्शन भी देना है सोशल सिक्योरिटी को लेकर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, तभी इन लोगों का बेनिफिट हो पाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करना है मिड डे मील स्कीम के बारे में। देखो, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कीम स्कूल, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको चलाती है। आइडिया क्या है? बच्चों को स्कूल में खाना देना। एक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए किया गया था, यानी बच्चे इसी बहाने स्कूल तो आए। 100% जीआर हमने कई हद तक मिड डे मील के चलते ही हमें मिला। तो एनरोलमेंट भी होगा, रिटेंशन भी होगा, अटेंडेंस भी बच्चों की होगी, साथ ही साथ न्यूट्रिशन लेवल्स भी बढ़ेंगे और एजुकेशन भी मिलेगी। तो मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं इसके गोल्स थे, पूरे हुए काफी। और ये दुनिया का सबसे बड़ा फीडिंग प्रोग्राम है, इससे बड़ा फीडिंग प्रोग्राम कोई सरकार दुनिया में नहीं चलाती। अब जो चिल्ड्रन मिड डे मील स्कीम में कवर हुए हैं उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर फूड जो है वो फ्री मिलता है। अब जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इसका खर्चा वहन करती हैं। नॉर्मल स्टेट की हम बात करें 60-40 के रेशियो में, नॉन नॉर्थ ईस्टर्न की, यूटीज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वहां पे 90:10 की रेशियो में 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इसका खर्चा उठाती है। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस क्या है एग्जैक्टली। यहाँ बेसिकली होता है कि ये एस्टिमेट देता है पॉपुलेशन की। इसमें क्या बेसिकली एस्टिमेट आया है, ये प्रोवाइड करता है कि पॉपुलेशन की कंट्री की जो एस्टिमेट्स हैं वो क्या एग्जैक्टली हैं विद रिगार्ड टू फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन, और साथ ही साथ कार्डर हार्मोनाइज और कंपेरेबल सोर्सेज को भी देखते हैं। एग्जैक्टली क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ। देखो, इस रिपोर्ट ने फोकस किया कि 55 कंट्रीज को फोकस करती है और 97% ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की यहाँ पे बात की जाती है। ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि 1.3 लाख पीपल जो हैं वो सीवियर फेज कैटास्ट्रोफे से इस समय निकल रहे हैं। अगर हम बुर्किना फासो, साउथ सुडान, येमेन की बात करें, उनको अर्जेंट एक्शन की जरूरत है, अर्जेंट उनके प्रिवेंशन की जरूरत है, लाइवलीहुड उनका कोलैप्स हो रहा है। तो ये बेनिफिट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। साथ ही साथ देखें 2020 में लगभग 16 मिलियन चिल्ड्रन जो है 5 साल से कम के, उनको फूड सफरिंग्स, उनको काफी मतलब फूड से होने वाली सफरिंग्स या फूड क्राइसिस से होने वाली सफरिंग्स उनको काफी ज्यादा हो रही हैं। जैसे कि बात करें वेस्टिंग की, बात करें हम स्टंटिंग की, ठीक है, हाइट इज टू वेट, ठीक है, देन उसके बाद एज इज टू वेट, ये सारी चीजें जो हैं वो फेस करें। तो आइडिया बस यही है कि वो माल नरिश्ड चिल्ड्रन होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ये रिपोर्ट फोकस कर रही है और उनके बेटरमेंट की बात कर रही है। इनफैक्ट ये तक कहा गया कि नाइजीरिया, इथियोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सुदान में 1/3 जो चिल्ड्रन है वो इससे अफेक्टेड हैं। अब इसके लिए किया क्या जा रहा है? देखो, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस बनाया गया है। इसको यूरोपियन यूनियन, एफएओ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर 2016 में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट में बनाया था। आइडिया क्या है? बस वल्नरेबिलिटीज को कम करना है एक्यूट हंगर से, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को यहाँ पे बेटर करना है 3x3 अप्रोच से। आगे बात करनी है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन की। इनोवेटिव मल्टी पार्टनर इनिशिएटिव है जो फूड सिक्योरिटी को एनहांस करेगा, न्यूट्रिशन एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग को बेटर करेगा। 2004 में इसको ओरिजिनली डेवलप किया गया था, सोमालिया के लिए बेसिकली इसको यूज भी किया गया है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एनालिसिस यूनिट जो है उसने सोमालिया में इसको यूज किया और फायदा यही हुआ है कि फूड सिक्योरिटी को एनहांस किया अफ्रीकन कंट्रीज में। अभी हमने बात की थी कार्डर हार्मोनाइज, ठीक है, हार्मोनाइज सॉरी। तो कार्डर हार्मोनाइज क्या है? ये एक यूनिफाइंग टूल है जो एनालाइज करता है और बेसिकली प्रोजेक्टेड फूड न्यूट्रिशन को देखता है और कितना न्यूट्रिशन सिचुएशन है कंट्रीज के पास, उसको एनालाइज करके फर्दर
टारगेटेड जो टूल्स है वो प्रिपेयर करता है। वर्ल्ड फूड इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड फूड इंडेक्स के लिए प्राइसेस, जैसे हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था, 11 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से बढ़ते जा रहे हैं, हाईएस्ट है। और ये इसलिए देखा जाता है कि जिससे आइडिया लग जाए कि वर्ल्ड में फूड क्राइसिस से होने वाली या इन्फ्लेशन से होने वाली क्राइसिस कितनी ज़्यादा वाइडन होने वाली है। अब जैसे इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके आती है, मंथली चेंज देखता है इंटरनेशनल प्राइसेस में, बास्केट फूड ऑफ कमोडिटीज में कुछ बास्केट होती है 5 कमोडिटीज की, सीरियल, ऑयल सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट और शुगर, और इसका एवरेज बेसिकली देखा जाता है और फिर उससे आइडिया लगाया जाता है कि क्या यहाँ पे प्राइसेस हैं और कितना प्राइसेस यहाँ पे बढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है पर्सनल विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने 6 महीने का कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है रिहैबिलिटेशन ऑफ द आपका जो दिव्यजन है उनके लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटीज उन्हीं को कहते हैं उनके लिए लॉन्च किया हुआ है। आइडिया बस यही है कि नॉलेज और स्किल्स उनमें इम्पार्ट करनी है जिससे कि वो अपनी ड्यूटीज को बेटर कर पाए। क्या क्या होगा एग्जैक्टली? ट्रेनिंग कराई जाएगी ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोग्राम में, ठीक है। साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन काउंसिल जो है वो इस प्रोग्राम को डिजाइन कर रही है और उनकी स्किल्स जो हैं उनमें इम्पार्ट करके आप उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने 6 महीने का कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज लॉन्च किया है। देन नेक्स्ट है चाइल्ड अडॉप्शन को लेके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि कोई भी अगर बच्चा ऑर्फन हो गया है, ठीक है, तो वो उसको अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, जैसे इस बार आपने सोशल मीडिया पे देखा था ना, कोविड के टाइम में इसको अडॉप्ट कर लीजिए, उसको अडॉप्ट कर लीजिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लोगों ने रिक्वेस्ट डाली भी थी कि अपनी इच्छा भी जताई थी कि हमें यहाँ पे इन्हें अडॉप्ट करना है। बट आपको मैं बता दूं, कोई भी अडॉप्शन बिना कारा के देश में नहीं हो सकता। देखेंगे एग्जैक्टली सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी क्या एग्जैक्टली इसके बारे में कहती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, हेल्थ एंड वेलफेयर ने कहा है कि आप किसी भी बच्चे को अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसको बाय लॉ ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऑर्फन हो जाता है तो स्टेट उसका गार्जियन बन जाता है और उसको अडॉप्शन की या कस्टडी आपको सरकार से लेनी पड़ती है। इसके मेंशन कहाँ पे? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन 2015 का जो जेजे एक्ट है उसने कंप्लीट अडॉप्शन प्रोसीजर को बताया हुआ है। वो प्रोहिबिट करता है किसी भी बच्चे को अडॉप्शन के प्रोसेस, मतलब किसी बच्चे को कोई अडॉप्ट करना चाहता है बिना प्रोसेस फॉलो करे तो वो यहाँ पे उसको सेल परचेज मानता है, ठीक है। और ऐसे में एक पनिशमेंट हो जाती है 5 साल के 1 लाख का फाइन हो जाता है, इसलिए आप बिना कारा के अडॉप्शन नहीं कर सकते। अब आगे आप देखेंगे रेगुलेशन से क्या हुआ। देखो 2013 में अडॉप्शन रेगुलेशंस आए, उसमें इन फैमिली अडॉप्शन, पोस्ट अडॉप्शन सपोर्ट, चाइल्ड सेंट्रिक प्रोविजंस, इन सब की बात की गई। अडॉप्शन डीड्स को कैसे डिस्पोज करना है, सीनियोरिटी लिस्ट आपको कैसे बनानी है, 18 साल से अगर बच्चे कम के हैं तो फिर कैसे इस केस में आपको आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कारा की बात करी, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है, अब ये बेसिकली क्या कहती है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये जेजे एक्ट में ही बनाई गई थी और इसका काम क्या है, इंटर कंट्री अडॉप्शन को डील करना। कई बार आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के कपल इंडिया से अडॉप्शन करना चाहते हैं या विद इन द कंट्री भी अगर आपको अडॉप्शन करना है तब भी ये आपकी हेल्प करती है। तो दोनों केसेस में अडॉप्शन या कंप्लीट अडॉप्शन का जो वो है प्रोसीजर है वो इसी के साथ आपको फॉलो करना पड़ता है। इसी के अलावा जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे तो आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाती है, CWC जो हो, उसमें फाइनल अथॉरिटी होती है कि किस तरह से चाइल्ड की नीड्स को यहाँ पे आपको एक्सरसाइज करना है, जेजे एक्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास कंप्लीट पावर्स होती हैं। अब CWC को क्या करना होता है, दो एटलीस्ट इंस्पेक्शन करने होते हैं हर महीने ऐसी फैसिलिटीज में जहां पे ऑर्फन बच्चों को रखा जाता है ना, जो अनाथालय होते हैं, वहां के कंप्लीट इंस्पेक्शन महीने में 2 बार आपको करने रहते हैं। साथ ही साथ रिकमेंडेशन देनी रहती है कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देनी होती है कि कैसे इन अनाथालयों को आप बेटर करें, ऑर्फनेजेस को आप बेटर करें। इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड 1992 ये भी इसी से डील करता है। हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 ये बेसिकली मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताता है कि जब आपको इंटर कंट्री अडॉप्शन करना है तो कैसे वो अडॉप्शन किया जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी स्पेस मिशन के बारे में। एग्जैक्टली है क्या, देखो UR राव सैटेलाइट सेंटर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, इसने प्रपोजल्स दिए 3 फेज डेवलपमेंट के। एक 100 वॉट रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात की गई है। अब ये रेडियो आइसोट्रोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से होगा क्या, पावर जनरेशन और थर्मल मैनेजमेंट देखा जाएगा इसरो के डीप स्पेस मिशंस की, ठीक है। अब ये क्या एक न्यूक्लियर बेस्ड पावर सिस्टम होगा जो जनरली पावर जनरेशन और स्पेस मिशंस की पावर नीड्स को देखेगा। अब न्यूक्लियर पावर सिस्टम किस किस तरह के होते हैं स्पेस मिशन के साथ, एक तो रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम होता है। ये न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम्स होते हैं जो हीट यूज करते हैं, जो भी रेडियो एक्टिव डीके होता रहता है आपके प्लूटोनियम 238 का, और इलेक्ट्रिक पावर वहां पे प्रोड्यूस करते हैं स्पेस क्राफ्ट के लिए।
दूसरे जो आप देखेंगे रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट्स होती हैं। यहाँ पे स्मॉल डिवाइसेस होती हैं जो हीट प्रोवाइड करते रहते हैं स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को, जिससे कि वो काम करते रहें कोल्ड टेम्परेचर्स में भी। ये हीट स्पेसक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में जाती है, सिस्टम में जाती है, इंस्ट्रूमेंट में जाती है और फंक्शनिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट आपने देखा रेडियो आइसोटोप थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है। ये फ्लाइट प्रूवन सिस्टम्स होते हैं जो स्पेसक्राफ्ट को बेसिकली प्रोवाइड करते हैं हीट। ठीक है, अब ये पहली बार कोल्ड वॉर में भी यूज किए गए थे यूएस ट्रांजिट 4A मिशन में। देन न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये न्यूक्लियर पावर्स होते हैं। जो न्यूक्लियर पावर इनकी होती है वो रॉकेट के प्रोपल्शन सिस्टम में यूज की जा सकती है। नासा इस तरह के न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम्स पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी भी वर्क कर रहा है और न्यूक्लियर फिशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात कर रहा है। हमने एक और क्लास में न्यूक्लियर फिशन और उससे होने वाले पावर जनरेशन की बात भी की थी। लास्ट आज का जो टॉपिक है वो है आर्टेमिस अकॉर्ड्स के बारे में। ठीक है, ये क्या एग्जैक्टली 2024 तक ह्यूमन को मून पे भेजना है, यूएसए ने ऐसा बोला था। ठीक है, नासा ने बोला था, तो इसी के चलते आर्टेमिस अकॉर्ड साइन की गई थी। न्यूजीलैंड जो है इस अकॉर्ड का 11th मेंबर बन गया है। अब नासा जैसे कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसने 2020 में बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया और बोले 4 साल में हम ह्यूमन को मून पे भेज देंगे। तो ये बेसिकली आर्टेमिस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि क्रूड एक्सप्लोरेशन किया जाएगा मून का। ये लूनर एक्सप्लोरेशन और बियॉन्ड होगा। इसमें अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरनेशनल पार्टनर्स होंगे, अलग अलग जो आप बोलेंगे कमर्शियल प्लेयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये आया कहाँ से, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 से आया। देखो आउटर स्पेस ट्रीटी क्या कहती है, कहती है जो स्पेस है ना अबव स्काई वो किसी का नहीं। जहां से स्पेस स्टार्ट हो जाता है वहां पे एक्सप्लोरेशन के लिए इसको कोई भी यूज कर सकता है। इट इज फ्री फॉर एक्सप्लोरेशन प्लस आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 को आप नॉन एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन अब बात करेंगे कम्युनिटी रिसोर्स यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, आपकी कंट्री के ऊपर का जो स्काई है, ठीक है, वो आपका एरिया है, लेकिन जब आप उस स्काई को ऊपर क्रॉस कर जाते हैं जहां से स्पेस स्टार्ट हो जाता है वो सबका एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें की गई आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। इससे क्रिएट सेफ ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट बने। अभी इस आर्टेमिस का कौन कौन पार्ट है, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूके, यूएई और यूक्रेन। इंडिया, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी इसके सिग्नेटरी नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एज अ ऑर्गेनाइजेशन साइन नहीं किया है, बट हाँ कुछ मेंबर्स जैसा हमने यहाँ पे देखा उन्होंने साइन कर लिया। ठीक है, मेंबर्स ने यहाँ पे साइन कर लिया, बट एज अ स्पेस एजेंसी ईएसए ने इसे अभी तक साइन नहीं किया है। इतना ही जानना था मैं आज की क्लास के लिए। आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ एक बचे हुए 10-12 टॉपिक्स रह गए, इसको वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।